दोस्तों नमस्कार। एक नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर उसके बाद बीजेपी किस गर्त में चली जाएगी, इसकी कल्पना करना मौजूदा राजनीतिक जमी पर शायद मुश्किल होगा। एक नरेंद्र मोदी नहीं तो आरएसएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते कहां पर गुम हो जाएगी, शायद यह सोचना भी इस दौर में बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आरएसएस राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान को बचाती रही और यह बताती रही कि दरअसल वह सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन इस देश में जितने भी राजनीतिक प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किए, वैसे प्रयोग किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के जरिए हुए नहीं है। और सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नए राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ चुका है। यह प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के बाद का है। क्या वो विकल्प खोजने की दिशा में बढ़ चुका है? दरअसल आरएसएस की जमीन और मौजूदा वक्त के सच के बीच आज आप खड़े हो जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए और पन्नों को पलटना शुरू कर दीजिए। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा था भारत हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर होगा, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनके जहन में थी। और उसके बाद जब गुरु गोलवलकर आए तो उन्होंने यह माना कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूं ही नहीं सोच सकता, उसकी शाखाओं को फैलाना होगा, प्रचारकों को जोड़ना होगा। स्वयंसेवक बड़ी कतार में होंगे लेकिन वह दिखाई नहीं देंगे। यानी समाज के साथ घुल मिलकर संघ का विस्तार कैसे किया जा सकता है, गुरु गोलवलकर ने इसका एक अद्भुत प्रयोग किया। और राजनीतिक तौर पर यह प्रयोग पहले जनसंघ की शक्ल में उभर कर आया और उसके बाद यह मंडल कमंडल की राजनीति, या उससे ठीक पहले बीजेपी जब बनी, या उससे भी ठीक पहले जब इस देश में इमरजेंसी लगी, तो राजनीतिक प्रयोग किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उस वक्त के सर संघचालक भाऊराव देवरस ने किया था, जिन्होंने जेपी से मुलाकात की, स्वयंसेवकों की टीम को भेजा। लेकिन आज अतीत के पन्ने ज्यादा मत टटोलिए, मौजूदा वक्त में आकर खड़े हो जाइए। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार हो या फिर गुरु गोलवलकर हो, उस सफर को तय करते करते जब आप 21वीं सदी में कदम रखते हैं तो आपके जहन में दो ही नाम आएंगे, एक केसी सुदर्शन का और दूसरा मोहन भागवत का। लेकिन मौजूदा वक्त में तो मोहन भागवत हैं और हर कोई सोचने लगा है ऐसा क्या हो गया कि मोहन भागवत राजनीतिक तौर पर टीका टिप्पणी करने लगे, सक्रिय हो गए, बीजेपी में उनको खोट दिखाई देने लगी। और इन परिस्थितियों के भीतर वो तमाम मुद्दे जो बीते 10 बरस से इस देश में उठते चले गए, उस दौर में आरएसएस कहां थी? और क्या वाकई आरएसएस या कहें मोहन भागवत जो सरसंघ चालक हैं, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते कोई गुजरात से जुड़े हुए हैं या फिर उससे पहले की पीढ़ी से जुड़े हुए हैं? ये सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस की गलियों में जब आप घूमना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें उभर कर सामने आ जाएगी। कई नाम आपके सामने निकल कर आ जाएंगे कि आखिर एक एक करके मोहन भागवत जो सरसंघचालक बनने के बाद हर उस किसी को ठिकाने क्यों लगाते चले गए जो भी सामने आकर खड़ा हुआ और जिसने सवाल खड़े किए, जबकि गुरु गोलवलकर तो इस देश के भीतर कमोवेश हर तबके के साथ एक संबंध बनाकर मुद्दों को राजनीतिक सत्ता के सामने रखना चाहते थे। भाऊराव देवरस ने भी यही राजनीतिक प्रयोग किया। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको बीते 10 वर्ष में ऐसा कुछ भी दिखाई देगा नहीं। तो क्या आरएसएस के अस्तित्व का संकट है, इसीलिए वो राजनीतिक टीका टिप्पणी करके अब समझ चुका है कि उसे विपक्ष की भूमिका में आना ही होगा, क्योंकि सत्ता उसके साथ है नहीं। राजनीतिक सत्ता ने इस दौर में तमाम सुविधाएं जो भी स्वयंसेवकों को दी, जो उनके करीब रहे या जिनकी जरूरत सत्ता को रही, वहां से निकलकर जो भी संगठन के मार्फत बीजेपी में पहुंचा, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के इर्द गिर्द ही कुछ ऐसा ताना बाना बुना कि उसके अनुकूल परिस्थितियां हो गई और वह भी आरएसएस से कट गया। आरएसएस एक झटके में इस देश में सत्ता की करप्ट नीतियों के साथ घुल मिलने का एक रास्ता बन गया। और यह एक ऐसा रास्ता था जिसमें आप इस देश के विश्वविद्यालयों में अगर वीसी का अपॉइंटमेंट है, अगर प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट है, अगर लेक्चरर का अपॉइंटमेंट है, अगर एचआरडी मिनिस्ट्री में बड़ी तादाद में भर्तियां होनी हैं,
अगर इस देश के भीतर में अलग अलग सेक्टर में कहीं पर भी किसी प्रोफेशनल की जरूरत है तो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक सोच राजनीतिक तौर पर आरएसएस के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और यह परिस्थिति बीते 10 वर्ष में इस तरीके से विकसित होती चली गई कि आरएसएस का मतलब सत्ता के सबसे करीब होना, आरएसएस का मतलब सत्ता द्वारा सुविधा मिल जाना, आरएसएस का मतलब इस दौर में सरकार की हर नीतियों पर ताली बजाते रहना। और यही परिस्थिति उभरते उभरते एक ऐसी स्थिति में आकर आरएसएस और बीजेपी दोनों को खड़ा कर गई जहां पर दोनों का अस्तित्व मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। और अब जब ऐसा नजर आने लगा कि यह सत्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है, क्योंकि अयोध्या के भीतर की हमारी टीम काम कर रही थी, उसने बताया कि दरअसल अयोध्या के भीतर 1,04,671 वोट बीजेपी को मिले, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो दलित थे और उनको 1,04,000 वोट मिले। यानी अयोध्या जैसी जगह पर, हम अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो फैजाबाद के तहत आता है, यही स्थिति बनारस के भीतर हुई जहां पे खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे थे। और यही स्थिति नागपुर शहर में नितिन गडकरी चुनाव जीत जरूर गए, लेकिन जिस इलाके में आरएसएस का प्रभाव है वो महाल का इलाका, गांधी बाग का इलाका, वहां पर वोट नितिन गडकरी के हिस्से में कम गए। यानी जो भी राजनीतिक प्रयोग एक लंबे वक्त के साथ अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने किया, वो एक झटके में ढहढहाता हुआ इस चुनाव में नजर आने लगा। और ऐसा भी नहीं था कि उस चुनाव में सिर्फ आरएसएस की जमीन कमजोर लगी, उस दौर में आरएसएस की जमीन के साथ बीजेपी भी लुप्त होती दिखाई दी। और यह किसी को समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ताना बाना बुनते बुनते 10 बरस में क्या कुछ पार्टी ने गवा दिया, क्या कुछ संगठन ने गवा दिया। और अब ऐसी स्थिति आ गई जहां पर यह बहुत साफ दिखाई देने लगा है कि राजनीतिक तौर पर अब बीजेपी अपने बूते सत्ता में नहीं है। जिन गठबंधन का साथ है, राजनीतिक तौर पर उनकी जरूरत या उनकी सत्ता को लेकर जरूरत एक नई दिशा में कब चली जाएगी कोई नहीं जानता है। और शायद इसीलिए पहली बार खुलकर अब कांग्रेस कहने लगी है। और कांग्रेस का मतलब यहां अगर राहुल गांधी से आप लगाना चाहते हैं तो एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी ने राजनीतिक लकीरों का फिक्र कभी नहीं किया। उन्होंने जो लकीर खींची और उस रास्ते उन्होंने देखा परखा ही नहीं कि महाराष्ट्र के भीतर सावरकर का जिक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश के भीतर जिक्र आरएसएस का और हेडगेवार का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी को उस आरएसएस के कटघरे के भीतर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर बार बार उनके जरिए निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आई। और खुद प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। इस दौर में जो मंत्रियों की तादाद है उसमें से 9 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से आरएसएस को देखा है। इस दौर में जो 240 सांसद जीतकर आए हैं उसमें से तकरीबन 65 सांसद ऐसे हैं जो आरएसएस से जिनका जुड़ाव रहा है, बाकियों का नहीं रहा है। यानी एक झटके में बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन या बीजेपी के भीतर का बदलाव जो आरएसएस से बिल्कुल हटकर है, उस दिशा में नरेंद्र मोदी की राजनीति ने इस देश के भीतर में बीजेपी को खड़ा कर दिया और कह दिया कि सत्ता से बड़ी विचारधारा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ उसी आरएसएस को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी लगातार, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो, जब जब नफरत का जिक्र हुआ तब तब आरएसएस का जिक्र हुआ। और यह माना जाने लगा कि इस देश के भीतर अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी कभी भी तो उसके निशाने पर इस देश में अगर कॉरपोरेट होगा तो दूसरी तरफ आरएसएस होगी। और शायद यही वजह है इस दौर में आरएसएस के भीतर डर है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए प्रचारक हों या बीजेपी जो उनकी भीतर से निकली हुई पार्टी हो और दूसरी तरफ कांग्रेस हो या इंडिया की सोच हो, आरएसएस इन सब के बीच अपने अस्तित्व को टटोल रही है। उसने क्या क्या कुछ प्रयोग किया
ये हम बताएं उससे पहले हमें लगता है अब कांग्रेस के उस तेवर को देखना समझना होगा जहां वो कहने से अब चूकती नहीं है। ये कौन सी आरएसएस है जिसके कोई सरोकार इस देश के लोगों से नहीं रहे, मुद्दों से नहीं रहे। यहां जब जरूरत उनकी थी, जो अपने आप में वो कहते थे, वो कहां थे बीते 10 बरस में? ये सवाल पहली बार खुलकर कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जाहिर है कांग्रेस के तेवर कड़े हैं, क्योंकि उनके अपने नेता राहुल गांधी के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और जिस मोहब्बत की दुकान का जिक्र लगातार यात्रा में करते रहे, उसमें नफरत का जिक्र संघ से ही निकल कर आया। और बार बार, और याद कीजिए, जब यात्रा केरल से शुरू हुई थी, तिरुवनंतपुरम से शुरू हुई थी, उसके बाद जो पहला पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया था वह सीधे तौर पर आरएसएस की हाफ पैंट का जिक्र था, उसमें लगी हुई माचिस तीली थी। उस पोस्टर को याद करके मौजूदा वक्त में जब आप कांग्रेस की समूची विचारधारा को परखेंगे तो एक बात साफ होगी, इस बार आरएसएस को लेकर कहीं तीखे तेवर राहुल गांधी के उससे कहीं ज्यादा है जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि इन पर बैन होना चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए। अब कहीं उससे ज्यादा एग्रेसिव मोड कांग्रेस का है, और यह बात बीजेपी या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी या राजनीतिक तौर पर जो प्रयोग आरएसएस को लेकर बीजेपी के सत्ताधारियों ने किए, वह इसी बात को लेकर उन्हें डराते रहे कि हम सत्ता में हैं तो आप बचे हुए हैं, हम सत्ता में हैं तो आपका विस्तार हो रहा है, हम सत्ता में हैं तो आपकी शाखाएं बढ़ रही हैं, हम सत्ता में हैं तो आपको सुविधाएं मिल रही है। लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया कि हम सत्ता में हैं तो धीरे धीरे आपका अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। और यह अस्तित्व का संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि जो 40 ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के भीतर काम करते हैं, सभी आज की दृष्टि में कहीं कोई जुड़ाव उनका इस समाज के भीतर नहीं है। चाहे वो आदिवासियों का जिक्र कर लीजिए, किसानों का जिक्र कर लीजिए, मजदूरों का जिक्र कर लीजिए, इस देश के तमाम इंडस्ट्रीज का जिक्र कर लीजिए, अलग अलग संस्थाओं में विश्व हिंदू परिषद तक का जिक्र कर लीजिए। तमाम चीजों को राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता ने हड़प लिया और संघ धीरे धीरे गायब हो गया। और इस गायब होने की परिस्थिति में सिर्फ एक ही वायदा सत्ता करती रही कि हम सत्ता में ही रहेंगे और आपको कोई छुएगा नहीं। लेकिन पहली बार अब स्वयंसेवक इस बात की जानकारी संघ के भीतर लगातार देने में जुट गए हैं कि दरअसल यह सत्ता तो आज नहीं कल चली जाएगी, जनता इनके साथ खड़ी नहीं है, कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है, और ये किसी तरह 240-42 तक पहुंच भी जाएं लेकिन अगली बार 100 के नीचे होंगे। ये मैसेज अगर आरएसएस के भीतर है तो फिर आरएसएस इस बात की दिशा में अब सोचने लगी है कि उसे एक विकल्प चाहिए, और वो विकल्प प्रधानमंत्री मोदी का ठीक उसी तरीके से होना होगा जैसे एक वक्त बुजुर्गियत के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के विकल्प का जिक्र उस वक्त के सरसंघचालक केसी सुदर्शन ने किया था। यानी एक नई परिस्थिति, लेकिन इस नई परिस्थिति में संकट संघ के ऊपर, और वजह यह सत्ता जा रही है, यह आरएसएस के भीतर शोर इतना ज्यादा है कि पहली बार वो हर उस राजनीतिक प्रयोग को करने के लिए तैयार है जहां पे संघ की महत्ता बनी रहे या संघ की साख बन जाए। चाहे प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस बीजेपी के नेता के तौर पर रहें या ना रहें, क्योंकि उनके भीतर एक अनुगुंज है कि यह सत्ता नहीं टिकेगी, और नहीं टिकेगी तो क्या संघ भी खत्म हो जाए, बीजेपी भी खत्म हो जाए? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के भीतर बैठे हुए वो तमाम पुराने लोग जिनको एक झटके में सत्ता ने हाशिए पर कर दिया, उनके भीतर भी बेचैनी है, और यह बेचैनी तो हर राज्य से निकले हुए कद्दावर नेताओं की है। वो चाहे यूपी से निकले राजनाथ सिंह हो, महाराष्ट्र से निकले हुए नितिन गडकरी हो, वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की राजनीति को साधती रही, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश की राजनीति को साधते रहे। इसीलिए जो हमले अब शुरू हुए हैं वो हमले अपने आप को बचाने को लेकर हैं,
और बचाने की परिस्थितियों के भीतर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं समझ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुले तौर पर अब यह कहने से चूकते नहीं है कि यह अल्पमत की सरकार है, जनता ने तो इन्हें वोट दिया ही नहीं। और यह मैसेज यूं ही नहीं है, इस मैसेज के पीछे वह पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का वो चित्रण है। जो मुद्दे इस देश के भीतर उठते रहे, आरएसएस मौन रहा, सत्ता अपने सुर में आगे चलती चली गई, इसीलिए ये आवाज निकलकर अब खुले तौर पर आने लगी है। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। यानी एक तरफ कांग्रेस के तेवर संघ को लेकर कड़े हमेशा से रहे, अब उनके प्रचारक जो प्रधानमंत्री बने हैं उनको लेकर सीधे निशाने पर लेने से राजनीतिक तौर पर कांग्रेस चूक नहीं रही है। अगला सवाल यह है, क्या वाकई आरएसएस को अब लगने लगा है इस वक्त अगर उसने विरोध नहीं किया तो वह चूक जाएगी, और इसीलिए अरसे बाद, बरसों बरस के बाद एक समन्वय बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है। यह समन्वय बैठक केरल में होगी और उस केरल में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इस बैठक में इस बात को सामने रखा जाएगा कि प्रांत दर प्रांत और प्रचारकों की तादाद और स्वयंसेवकों को जोड़ने का सिलसिला और शाखाओं की व्यापकता, इन सबको कैसे नए सिरे से खड़ा किया जाए और बीजेपी का जो नया अध्यक्ष होगा उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, और उसकी नियुक्ति सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं करेगी बल्कि संघ जो इशारा करेगा उसी हिसाब से अध्यक्ष बनेगा। समन्वय बैठक इसीलिए 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच पड़क्कड़ में, जो कि केरल में है, वहां पर बुलाई गई है। आज मुलाकात योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में सरसंघचालक की हुई। सवाल है, यह खबर तो है, लेकिन इसके साथ की खबर यह है कि पहली बार यह सबको समझ में आया कि अयोध्या के इर्द गिर्द की 9 में से 6 सीटें बीजेपी ने गंवा दी, बनारस के इर्द गिर्द की 15 में से 9 सीटें गंवा दी। यानी इतने मुश्किल हालात में जिस जमीन को स्वयंसेवकों ने खड़ा किया, उसमें पहली बार प्रांत प्रचारकों तक को लेकर बदलने की स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि ओबीसी का जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में हंगामा खड़ा था। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, मैं ओबीसी हूं, जिसको खुले तौर पर इस देश में, देश के उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष और इस वक्त के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देखिए पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। तो एक झटके में भारत में ओबीसी की समूची राजनीति को हड़पने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके दायरे में आरएसएस को भी लाकर खड़ा कर दिया गया। यानी सवाल यह नहीं है कि इस देश के भीतर जब देश भर का किसान 3 कानूनों का विरोध कर रहा था तब किसान संघ कहां था। सवाल यह नहीं है कि इस देश में मजदूरों को लेकर जो अलग अलग तरीके से हर वक्त सवाल, और खास तौर से डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र पूरे तरीके से तबाह हो गया, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय मजदूर संघ कहां था। सवाल यह भी नहीं है कि वनवासी कल्याण आश्रम की भूमिका इस दौर में क्यों गायब हो गई। सवाल यह भी नहीं है कि किस तरीके से हिंदुत्व के आश्रय हिंदूवादी पार्टी बीजेपी रहे और मंदिरों की राजनीति विश्व हिंदू परिषद अपने तौर पर करे, जो उसने कमंडल की राजनीति के आश्रय इस देश में शुरू किया था, वह भी एक झटके में छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, कोई तालमेल चुनाव लड़ने को लेकर, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो, चाहे मुद्दों को उठाने को लेकर हो, चाहे प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका मंदिर के पुजारी के तौर पर ही नजर आने लगे, इन तमाम मुद्दों पर आंखें मूंद ली गई थी दोनों तरफ से, क्योंकि आरएसएस को लगते रहा ये सत्ता में रहेंगे, और अब आरएसएस को लगने लगा है ये सत्ता में नहीं रहेंगे। तो रहेंगे और नहीं रहेंगे के बीच में पहली बार खोज इसलिए शुरू हो गई है कि दरअसल हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके, क्योंकि एक व्यक्ति के आश्रय तो जब जनसंघ बन रहा था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इजाजत
गुरु गोलवलकर ने नहीं दी थी कि कभी भी कोई संगठन या पार्टी एक व्यक्ति के आश्रय नहीं चलेगी। और इस वक्त में तो भरी भूरी पार्टी, भरा भूरा संगठन, सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द समूची राजनीति सिमटती चली गई। अब इसको कैसे सहेजा जाए, कैसे बचाया जाए? इस राजनीति को पकड़ने के लिए ही ध्यान दीजिए तो फिर इंद्रेश सामने आते हैं। इंद्रेश कुमार वो शख्स हैं जो मुस्लिमों से तालमेल बैठाकर संघ के अनुकूल करने की परिस्थितियां जब धारा 370 हटाई जा रही थी उस दौर से लगे रहे और लगातार अपने तौर पर यह बताते रहे कि दरअसल आरएसएस का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, इस देश का मतलब ही हिंदू कर देना है। इसी ध्यान से उन्होंने बड़ी बड़ी बैठकें की और आज वो उसी राम के नाम के आश्रय नई बातों को परोस रहे हैं, जहां पर इस बात का जिक्र हो जाए कि दरअसल ये राम को मानने वाले ढोंगी लोग थे, इसीलिए ये चुनाव हार गए। यानी आरएसएस भी उसी रास्ते पे है जहां पर इस देश की जनता ने जो उनके अपने मुद्दे थे, वो बेरोजगारी के थे, महंगाई के थे, गरीबी के थे, उन मुद्दों को दरकिनार करके दोबारा आस्था के सवालों को प्रधानमंत्री मोदी की हार के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि यह बीजेपी का अहंकार नहीं है, यह तो प्रधान सेवक और प्रधान होकर सेवक ना होने के अहंकार के साथ संघ से जोड़ रहा है। और वो जिक्र कर रहा है, यानी सारे हमले बीजेपी या उनके मंत्रियों पर नहीं है, क्योंकि आरएसएस बाखूबी से जानता है कि इस दौर में मोदी मंत्रिमंडल में रहने वाला कोई भी शख्स राजनीतिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने मंत्रालय का भी कोई बड़ा निर्णय ले ले और उसको लागू करा दे, संभव ही नहीं है। वो सारी चीजें इस देश में पीएमओ के जरिए चलती है और प्रधानमंत्री मोदी की ताकत सबसे बड़ी है और उसी ताकत के इर्द गिर्द हर कोई सिमटा हुआ है। तो फिर विकल्प कैसे खोजा जाएगा? विकल्प खोजने की परिस्थिति में जो मौजूदा चेहरे नजर आ रहे हैं उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस दौर में जो एक एक करके कद्दावरों को भी अलग किया गया उसमें कोई कुछ नहीं बोला। सवाल यह नहीं है कि केसी मिश्रा थे जो कि एक वक्त किसान संघ देखा करते थे, उनको हटा दिया, या बीएमएस के जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया, वो नहीं बोले। वो तो पॉलिटिकल थे ही नहीं। जो पॉलिटिकल तौर पर थे बीजेपी के साथ, उनको जो दरकिनार किया गया उनमें से कोई कुछ बोल नहीं पाया, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, किसी ने कोई चू तक नहीं की। और अपने तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बनाया गया। इसीलिए संघ जब हमला कर रहा है सरकार पर तो ध्यान दीजिए प्रतिक्रिया कौन दे रहे हैं। प्रतिक्रिया में आपको नजर आएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। उनके चेहरे और नाम की पहचान जब वो मुख्यमंत्री बने तभी देश के सामने आई। वो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, या इस दौर में दिल्ली की सत्ता ने जिसे जिसे अपने उंगलियों पर नचाया है, वो तमाम लोग इस दौर में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा नेता आपको आरएसएस को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि स्थिति एक झटके में नाजुक नहीं हुई है, वो धीरे धीरे बीते 10 बरस में इतनी नाजुक हो गई कि सारी चीजें गायब होती चली गई। जिस पहचान के आश्रय संघ टिका था, जिस राजनीति और अलग राजनीति के आश्रय बीजेपी टिकी थी, जिस जरिए प्रचारक संगठन में उस जब आता था तो कैसे संभालता था, ये गोविंदाचार्य जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में आए थे तो किस तरह स्वदेशी का राग अपनाना पड़ा था। और इस दौर में एक एक करके जो अलग किया गया उसमें यशवंत सिन्हा को पहले दरकिनार किया गया, उसके बाद उनके बेटे जयंत सिन्हा को किया गया। ऐसी ही स्थिति तो हिमाचल में भी है। धूमल जी को पहले दरकिनार किया गया, अब अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जिक्र यहां नहीं है। यहां तो नई राजनीति का जिक्र है जिसमें आरएसएस कहीं है ही नहीं। और अगर आरएसएस कहीं नहीं है तो फिर आरएसएस हमला किस पे कर रही है? आरएसएस खुद को बचा रही है। आरएसएस जान चुकी है उसके अस्तित्व पर संकट है। इस देश में पहले जो फैले हुए स्वयंसेवक हैं उनके जरिए यह आवाज आ रही है, यह सरकार बचेगी नहीं। और जिस समझौते के आश्रय ये सरकार अब चलना चाह रही है उसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी बच जाए तो कितने दिन बच जाए, लेकिन जिन एजेंडा और जिन मुद्दों के आश्रय किसी प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने के बाद चलना था, अब वो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि राजनीति पूरे तौर पर उस पूंजी पर टिकी है जिस पूंजी पर कॉरपोरेट का कब्जा है और उस कॉरपोरेट की नीतियों के साथ
इस देश की सत्ता की आर्थिक नीतियां जा जुड़ी हैं। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तमाम राजनीतिक प्रयोग इस देश के भीतर हुए, लेकिन विचारधारा को लेकर, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को लेकर और लोगों से जुड़ने के जो रास्ते बनाए गए, उन सभी पर क्या इस दौर में गड्ढा खोद दिया गया है? और एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब दिल्ली में एक वक्त मोहन भागवत भी बता रहे थे कि भविष्य का संघ कैसा होगा या मौजूदा वक्त का संघ कैसा होगा, जिस पर संघ के अंबेडकर ने किताब लिख डाली, उसके भीतर गुरु गोलवलकर भी गायब कर दिए गए एक झटके में, और हेडगेवार के बाद सीधे मोहन भागवत का जिक्र होने लगा। यह प्रयोग किसने किया? यह प्रयोग वैसा ही है जैसे मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच की किसी परिस्थिति को नहीं लेते हैं, जिक्र होता है नेहरू का या खुद का जिक्र होता है। वैसे ही मोहन भागवत जिक्र हेडगेवार का हुआ या खुद उनका जिक्र हुआ, और शायद इसीलिए बीजेपी के भीतर लोकतंत्र गायब हो गया। संघ को लगने लगा ये लोकतंत्र पार्टी के भीतर ही नहीं बचेगा तो फिर बाकी बातों का जिक्र क्या किया जाए, इसीलिए विकल्प खोजना होगा। शिवसेना से अलग किया गया महाराष्ट्र के भीतर हिंदुत्व का परचम कैसे लहराएंगे, इसीलिए विकल्प खोजना होगा। राम मंदिर भी नहीं इस देश में चलता है तो विकल्प खोजना होगा। कर्नाटक में बजरंग दल भी काम नहीं किया तो अब विकल्प खोजना होगा। और महाराष्ट्र की राजनीति हो या यूपी की राजनीति हो या फिर दूसरे राज्यों की राजनीति हो, वहां पर अगर आरएसएस ही मुद्दा है तो फिर विकल्प तो खोजना होगा। ये आरएसएस के भीतर सवाल है, और इन सवालों के बीच बड़ा सवाल यह है, महंगाई संयोग से कल ही डाटा आया कि 15 महीने की सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई है, जो कि थोक महंगाई है। तो क्या इस देश के भीतर में अपने तौर पर थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों के जरिए एक ब्लैक मनी का पूरा मार्केट भी चलता है क्या? तो इसीलिए विकल्प को खोजना होगा। यानी आरएसएस अब इस बात को मान रहा है, जब उसके अपने स्वयंसेवक कहने लगे कि दरअसल ये सरकार चलेगी नहीं, आपको विकल्प खोज लेना चाहिए, अन्यथा आप लंबे वक्त के लिए भारत के हर परिदृश्य से गायब हो जाएंगे। इसीलिए ये रास्ता धीरे धीरे बनाया जा रहा है, और संघ अब इस बात को समझ रहा है कि क्यों दलित हो, आदिवासी हो, वह पिछड़ा तबका हो या माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम ही क्यों ना हो, इन तमाम राजनीतिक प्रयोगों पर राम के नाम पर आप चुनाव लड़े और राम के नाम पर ही हार गए, ये राजनीति भी चलेगी नहीं, जिसका जिक्र इंद्रेश कुमार ने कर दिया। और इसीलिए मोहन भागवत अब जो अपना कार्यक्रम बना रहे हैं, वो कार्यक्रम देश भर में घूमकर प्रचारकों और स्वयंसेवकों की नई टीम के आश्रय उस राजनीति को दोबारा पैदा करना चाहते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की राजनीति के बाद के विकल्प में अब बीजेपी कैसे चले या इसको बदल दिया जाए, यह सोच भी चल पड़ी है। क्योंकि मोदी नहीं रहेंगे तो बीजेपी राजनीतिक तौर पर कितना पीछे चले जाएगी, इसकी सिर्फ एक कल्पना की जा सकती है। और आरएसएस खुद को इन तमाम राजनीति का प्रयोग करने वाले संगठन के तौर पर देखता है, इसीलिए वह इस नए राजनीतिक प्रयोग की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लेकिन पहली बार आरएसएस के अपने अस्तित्व का संकट है, इसीलिए इस राजनीतिक प्रयोग में आपको अब बहुत तेजी दिखाई देगी। तेजी का मतलब है हमले और होंगे, कुर्सी और जल्दी खिसकती हुई नजर आएगी। विकल्प की दिशा में बढ़ते हुए कदम बीजेपी के भीतर के शोर को बढ़ा करेंगे। यह शोर यूपी से निकलेगा, यह शोर महाराष्ट्र से निकलेगा, यह शोर हरियाणा से निकलेगा, यह शोर हो सकता है आपको झारखंड से भी सुनाई दे। इस शोर के बीच में जहां पर सबसे और सारी सीटें मध्य प्रदेश में जीत गई है बीजेपी, वहां से भी यह शोर आपको सुनाई देगा। सिर्फ इंतजार कीजिए, और इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी नहीं है, सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।